आज की इस वीडियो में हम अपने बहुपद लेसन का प्रश्नावली 3 का जो शेष 6 क्वेश्चन बचे हैं। पिछले वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन करा लिए थे। अब हमारा 7वां से 12वां तक चलेगा और हम बहुपदों का जो है मध्य पद तोड़कर गुणन खंडन कर रहे हैं और इसे हम अपने ट्रिक से यूज़ करके बड़ा आसानी से गुणन खंडन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे 7वां लेसन को हमारे क्वेश्चन को हल करता हूँ। ठीक है, तो हमारा बहुपद है 7वां 7x² माइनस 2x माइनस 5। अब इसका हम क्या है हल करते हैं, लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे बहुपद या किसी स्टेट या हमारे राज्य बोर्ड में, दूसरे राज्य बोर्ड में क्या है बहुपद के स्थान पे क्या है वर्ग या द्विघात समीकरण लिखा होता है। ठीक है, बात एक ही है। तो बहुपद के स्थान पे वे द्विघात समीकरण लिखेंगे। बहुपद 7x² माइनस 2x माइनस 5 का समीकरण ax² प्लस bx² प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, हम तुलना करने पर a के स्थान पे दिया है 7 प्लस 7 है ना, b बराबर दिया है -2 और c बराबर दिया है -5। c बराबर -5। अब इसका हम a गुणा में c निकालते हैं। तो a 7 दिया है, c दिया है -5। तो गुणनफल कितना आएगा ac का 7 पंचे 35। चूँकि एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है तो ऋणात्मक संख्या आती है। अब हम संभावित गुणनखंड निकालेंगे अपनी ट्रिक से। तो हम इधर संभावित गुणनखंड निकाल रहे हैं। इधर मैं एक लाइन ऊपर खींच देता हूँ। ये संभावित गुणनखंड के लिए हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, इसी गुणनफल को लेते हैं 35 गुणा में 1। ठीक है, अब हम छोटी संख्या को पीछे रखेंगे, बड़ी संख्या को सामने। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा संख्या धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा। तो हम अपनी ट्रिक का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे AC का गुणनफल ऋणात्मक 35 आया है, यानी हम इस वाले ऋणात्मक वाले भाग को देखेंगे, दूसरे ट्रिक को। और हमारा मध्य पद क्या है ऋणात्मक 2 आया है, तो हम मध्य पद ऋणात्मक में है तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या यानी 35 को रखेंगे ऋणात्मक और छोटी को रखेंगे धनात्मक। 35 को रखेंगे ऋणात्मक और छोटी को रखेंगे धनात्मक यानी 1 को। अभी इसी के आधार पे हम जब गुणा करेंगे तो -35 ही आएगा। ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से 35 3 से भी नहीं जाता है ना, 4 ने 36 होता है, 5 से जाएगा ये। ठीक है, 5 से चला जाता है तो +5 लिखूँ मैं इधर छोटी संख्या और इसका करता हूँ 5 सत्ते 35 और ये ऋणात्मक में होगा। क्या हम इसका हल करके देखें, -7 + 5 आपस में -2 बनाएंगे, हमारा मध्य पद भी -2 ही आया है। तो ये इस तरह से हमारा जल्दी मिल गया हमारा माइनस और गुणा को हटा देंगे +5 लिखें, बराबर कितना आएगा
2, चूँकि एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है तो संख्या घटती है, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो इस तरह हमारा मध्य पद भी प्राप्त हो गया और गुणनफल AC का गुणनफल या ये कहीं संभावित गुणनखंड यही है। अब इसे हम 1 फुट कर देते इसमें, -7x + 5x बराबर -2x। अब इसी -2x के स्थान पे -2x के स्थान पे हम पूरे -7x + 5x को लिख देंगे और उसे हम हल करेंगे। तब हमारा संभावित हमारा गुणनखंड आ जाएगा। तो उसके पहले हम एक स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टतः AC बराबर कितना दिया है, 35 का गुणनखंड, 35 का गुणनखंड ये है ना, इसके ऊपर वाले को देखना है 35, यही हमारा आंसर है 7 और 5 वाला, -7 गुणा में -5 का योग। अब इसे करेंगे योग में, -7 + 5 बराबर -2 है, जो मध्य पद क्या है, ये हमारा b के बराबर है ना, b बराबर दिया -2, यहाँ पर भी आया है -2, मध्य पद b के बराबर है। अब हम अतः करके लिखेंगे, अतः और हमारे बहुपद का प्रथम पद को उतारेंगे यहाँ पे, 7x का वर्ग। अब -2x के स्थान पे यहाँ पे -2x के स्थान पे है -7x + 5x, क्योंकि हमने मध्य पद तोड़ना है ना, तो हमने -2x को तोड़ दिया, तो आएगा -7x + 5x खत्म। अब इधर -5 है। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, अब इसे आगे हल करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। 7x का वर्ग और -7x एक ग्रुप। देखो, 2 संख्या और इधर 2 संख्या के बीच में हमेशा चिन्ह दिया रहेगा, उसे बीच में ले लेंगे ना, ऐसे 5x - 5। अब इसका हम जो ग्रुप बन गया उसका हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। अब हम देखेंगे डबल क्या है। देखो, इसमें 7 है, इसमें 7 है, यानी 7 निकल जाएगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी x निकल जाएंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 है तो 5 निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 के पाढ़े में 5 आता है, 7 के पाढ़े में 7 आता है। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो ठीक है, हम यहाँ पे 5 बस निकालेंगे और यहाँ 7 और x। तो मैं निकालता हूँ 7x का वर्ग जैसे पिछले में किए थे, फिर 7x माइनस का माइनस 7x और उसके बाद इसी को भाग दे देते हैं हर बना के, प्लस यहाँ पे हम क्या निकालेंगे 5x बटा 5 माइनस 5/5। अब थोड़े इधर हल कर रहा हूँ मैं, पेज की कमी है। इसे जब हल करेंगे तो हम अपना लेंगे यहाँ पे 7x और जब इसे हल करेंगे क्या कहते हैं 7 संख्या कट गया, समझो, ठीक है। अब मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो
जब हम भाग करते हैं तो घातों को जब भाग करते हैं, घात वाली संख्या को, तो घात घटती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में 1 चला गया तो 1 बचता है। यहाँ पे x का 1 घात बचेगा, ठीक है। माइनस x कट गया, 7 एकम 7, यानी यहाँ पे 1 ही बचेगा, ठीक है। अब +5 लिखते हैं, +5। अब फिर ब्रैकेट खोलते हैं, संख्या कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेगा बस x। माइनस का माइनस, 5 एकम 5, यानी ये दोनों मिलके 1 ही बना रहे हैं, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 2 खंड प्राप्त हुए हैं, x -1, x -1, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमारा आंसर करेक्ट होगा। अब हम इसे x -1 लिख ले और 7x + 5, ये हमारा आंसर है। हमारे बहुपद 7x - 2x - 5 का गुणनखंड x -1 और 7x + 5 है। अब हम आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? 12x² - 24x + 12, ठीक है। फिर हम वही कार्य करेंगे, लिखेंगे हल में बहुपद 12x² - 24x + 12 का समीकरण ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है। से तुलना बस लिखेंगे, फिर भी चलेगा, करने पर भी लिख सकते हैं। अब मैं a बराबर दिया है 12, इतना तो आप जान गए होंगे। b बराबर दिया है -24, c बराबर दिया है 12। अब हमारा AC क्या होगा? AC बराबर 12 गुणा में 12, यानी 12 का वर्ग 144 होता है। दोनों संख्या धनात्मक है, ठीक है। अब हम संभावित गुणनखंड निकालेंगे। इधर आप इसे क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं रफ कार्य कर रहा हूँ ना। तो हमारा पहला तो हम बड़ी संख्या के लिए इसे ही लेंगे, 1 4 4, छोटी संख्या के लिए 1। अब हम डिसाइड करेंगे कौन सा धन होगा, कौन सा माइनस। देखो हमारा AC क्या आया है? AC आया है धनात्मक आया है, ठीक है। कितना आया हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं, धनात्मक आया है तो हम यहाँ पे AC का धनात्मक लेते हैं, ठीक है। धनात्मक पहला, और चूंकि हमारा मध्य पद जो है ऋणात्मक है, यहाँ पे देखो ऋणात्मक है, तो हम धनात्मक आया हमारा गुणनफल AC का, लेकिन ऋणात्मक है तो हम बड़ी संख्या ऋणात्मक लेंगे और छोटी संख्या भी ऋणात्मक लेंगे, यानी दोनों संख्या ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 144 को ऋणात्मक और छोटी संख्या को भी ऋणात्मक। बराबर होगा जब इसे गुणा करेंगे तो 144, यानी धनात्मक 144 हुआ। अब ये इसे हल करते हैं। देखो मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, इसका जो आएगा आंसर थोड़ा लंबा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है 144 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, और 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, और 8 से जाएगा, और 9 से भी जाएगा, लेकिन 10 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। अब यह 12 से जाएगा। 12 मैं छोटी संख्या के लिए इधर 12 ले रहा हूँ माइनस,
और ये 12 से 12 बार में ही जाएगा, ठीक है, 12, क्योंकि बहुत सारा गुणनखंड निकालूंगा। आप निकाल के देखना, दोनों माइनस संख्या होंगी और जब उसे हम हल करेंगे तो -24 आनी चाहिए। देखो, जब इसे हम हल करेंगे -12 -12 बराबर माइनस माइनस का जब हल किया जाता है तो संख्या आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 24 हो गया, 12 12 24, लेकिन ऋणात्मक संख्या लगती है, तो हमारा मध्य पद b के बराबर है, ठीक है, मध्य पद b के बराबर है। आप इसे करके देखना समझ के लिए, 2 से 3 से 4 से, उसके बाद 6 8 9, उसके बाद ये 12 तो हमारा ही है। 12 से जब हम करते हैं तब 24 आता है, ठीक है, बाकी में नहीं आता। अब इसे हम x लेते हैं यहाँ पे, -12x -12x बराबर -24x, ठीक है। अब -24x के स्थान पे हम इसे -12x को रख देंगे और फिर हल करेंगे। उसके लिए अब हमें थोड़ा स्पष्टीकरण देना होगा। लिखेंगे स्पष्टतः AC बराबर 144 का गुणनखंड, 144 का गुणनखंड ये है, गुणनखंड -12 गुणा में -12 का गुणा -12 का योग -12 बराबर -24 है, जो मध्य पद b के बराबर है, ठीक है। अब मैं अतः करके ये स्पष्टीकरण देना होगा टीचर के लिए, ठीक है। अब मैं इतने पेज में लिखता हूँ। हमारा जो है 12x² हम उतारते हैं पहला पद, ठीक है। पहला पद उतारने के बाद -24x कितना दिया है, देखो यहाँ पे -24x के स्थान पे हम पूरे इतने को भर देंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -12x, अब लास्ट +12, पूरा 12 है यहाँ पे। अब इसे हम ग्रुप बना लेंगे, 12x² -12x एक ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है ना, ध्यान देना होगा, अब चिन्हों में परिवर्तन होगा। 12x, चूँकि हम यहाँ पे माइनस लगाए हैं, ब्रैकेट में लिए हैं गुणा में, तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, तो धन का माइनस हो गया 12। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें 12 है, इसमें भी संख्या 12 है, तो 12 12 निकल जाएंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 12x निकलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 12 12 दिया, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे केवल 12 निकलेगा और यहाँ पे 12x निकलेगा। तो हम यहाँ पे 12 और x के लिए x निकालते हैं। ये देखना, अब इसे 12x का वर्ग, फिर 12x - 12x, फिर 12x माइनस का माइनस, यहाँ पे 12 निकलेगा, ठीक है। 12 और 12x क्या संख्या बचेगी, उसके लिए हम 12 से ही गुणा कर देते हैं,
तो जो बचेगा वो हमारा 12x को यहाँ पे लिखे, ठीक है 12x है ना, थोड़ा गलती हो गया था। फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 12 और 12 संख्या तो कट गया और वही कंडीशन हुई, एक घात घट गई 2 में, तो x का एक घात बचा। यहाँ पे एक घात है, एक घात को नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऋणात्मक है, हमने ऋणात्मक लिए। अब संख्या क्या हो गई, घट गई ना, कट गई, और x भी कट गया, यानी यहाँ पे केवल एक बचेगा। 12x से कम 12x, तो यहाँ पे एक बचा। हम -12 लिए, यहाँ पे -12, यहाँ पे -12 दिया है। अब इसे हल करते हैं। 12 और 12 आपस में कट गए, बचेंगे x, तो हम लिए x माइनस 12 कम 12, दोनों मिलके 1 बना रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम आगे हल करते हैं। देखो x -1 और x -1 दोनों सेम आया है ना, दोनों खंड सेम होनी चाहिए। हम यहाँ पे सोचेंगे कि समान कैसे आएगी ये खंड, कई बार आता नहीं है ना। एक क्वेश्चन है 11वां प्रश्न, उसमें नहीं आएगा, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो हम x -1 खंड का उभयनिष्ठ लिए और बचे हैं उसे भी एक खंड में लेते हैं, 12x -12, ठीक है। यही हमारा आंसर है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे 12 और 12 और दिए हैं, तो यहाँ पर भी और इसका खंडन हो जाता है। तो उसे जैसे यहाँ पे x -1 लिए और यहाँ पे 12 को निकाल दे, 12 को निकाल देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। जैसे यहाँ पे x बचा -1, ठीक है। यही आता है। आगे जब हम हल करते हैं तो इसको 12 को सामने रख लें, x -1 फिर x -1, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है ना, और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे 12 और 12 का फिर एक संयोजन बन जाता है, तो उसे हम और हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 12x। जब हम 12 को निकालें तो 12 से भाग देकर इस खंड को प्राप्त करना, आप हल करके भाग देकर। तो ठीक है, ये हमारा 8वां प्रश्न था और मैं आपको 9वां प्रश्न की ओर ले जा रहा हूँ। हमारा 9वां प्रश्न है 6x स्क्वायर -7x -3। अब हम हल में वही लिखेंगे, बहुपद 6x स्क्वायर -7x -3 का समीकरण a स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। अब ये क्या होगा, तुलना निकालते हम। a बराबर लेंगे, a बराबर कितना है, यहाँ पे 6 है, धन 6 है। b बराबर दिया है -7 और c बराबर दिया है -3। अब a से निकालते हैं, a गुणा में c, a बराबर दिया है 6, c बराबर दिया है गुणा में -3, बराबर आ जाएंगे 6 × 18। एक संख्या क्या है, ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो गुणनफल ऋणात्मक आती है। अब हम 18 को यहाँ बड़ी संख्या बनाएंगे,
18 गुणा में छोटी संख्या 1 लेते हैं हमेशा। अब हम देखेंगे अपनी ट्रिक से कि यहाँ कौन सा ऋणात्मक होगा, कौन सा धनात्मक होगा। हमारा AC का गुणनफल ऋणात्मक है तो हम दूसरे ट्रिक को देखेंगे ऋणात्मक वाली। और हमारा मध्य पद भी ऋणात्मक है, यहाँ पे -7 है, देखो -7, तो हम ऋण वाली चिन्ह को देखेंगे। ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो हम बड़ी संख्या ऋण लेंगे और छोटी धन। ठीक है, 18 को ऋण बनाएंगे, 18 को ऋण और छोटी को धन। अब बराबर आएगा ये 18 माइनस 18। अब संभावित गुणनखंड निकालते हैं। 1 से तो चला जाता है कोई भी संख्या, क्या है 2 से जाएगा, 2 से तो जाएगा ही, 2 निया 18, तो इन दोनों का हाँ माइनस हाँ हो सकता है, ये दोनों होगा। -9 में +2 को हल करेंगे तो -7 आएगा। ठीक है, ये हमारा शुरू से ही निकल आया। अब ये क्या होगा, देखो -9 और +2 लेंगे, गुणा को हटा देंगे। एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है तो संख्या घटती है, 9 में 2 गया तो 7 बचेगा, लेकिन 9 क्या है, बड़ी संख्या, यहाँ पे ऋणात्मक है इसलिए ये ऋणात्मक आएगा। अब यहाँ पे हम x फुट कर देते हैं, -9x + 2x बराबर -7x। x दिया इसलिए x फुट कर दिए। अब हम -7 के स्थान पे लिखेंगे -x + 2x। ठीक है, पहले स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टतः AC बराबर -18 का गुणनखंड ये है ना, अंतिम वाला देखना है, -9 गुणा में +2 का योग। अब इसे देखना है, -9 + 2 बराबर -7 है, जो मध्य पद B के बराबर है। अब हम अतः करके लिखेंगे, और पहला पद उतारेंगे 6x का वर्ग, 6x का वर्ग। अब -7 के स्थान पे इस वाले पूरे भाग को लिख देंगे, तो है -9x + 2x। अब आगे 2x खत्म हुआ, आगे है 7x के बाद -3 दिया है ना, तो हम -3 को लिखेंगे इधर। अब हम इसे ग्रुप बना लेते हैं, 6x का वर्ग -9x प्लस है तो कोई चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा। अब उभयनिष्ठ निकालते हैं इसका। देखो 6 के पहाड़े में तो 9 नहीं आता, लेकिन 3 के पहाड़े में 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के पहाड़े में जाएगा, 6 भी जाएगा और 9 भी जाएगा। और ये छोटी संख्या x है, यहाँ पे x के पहाड़े में x का 2 घात आता है, तो हम यहाँ पे 3 लेंगे और x लेंगे, क्योंकि 3 छोटी संख्या है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9 आएगा। 6 के पहाड़े में 9 नहीं आता, लेकिन 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, कहीं न कहीं इसमें 3 जुड़ा हुआ है। 6x का 2 घात 3x
-9x 3x प्लस, अब यहाँ देखेंगे हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यानी यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। जब कुछ नहीं निकलता है तो केवल एक को निकाल देते हैं, एक के निकालने से कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। तो 2x का 1 माइनस 3 का 1, ठीक है। अब इसे हम इधर लिखते हैं आगे हल करते हुए, 3x को उतारते हैं यहाँ पे। अब इसे हल करते हैं, 3 दूनी 6, 2 और यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो 1 घट गया तो 1 बचेगा। एक करते हुए आ रहे हैं, माइनस का माइनस, 3 त्रिक 9, 3 बार में कट गए ना, और 1 घात है, यहाँ पर भी 1 घात है, यानी आपस में कट गए, तो यहाँ पे यहीं पे बंद हो गया। अब प्लस 1 लिखे, उसके बाद 1 का इसका साथ भाग देंगे, 1 का इसके साथ भाग देंगे तो वही आएंगे 2x माइनस 3। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो गुणनखंड है एक वो सेम टू सेम है। अब इसे हम उभयनिष्ठ भी निकालें, इसका भी 2x माइनस 3 उभयनिष्ठ निकाल लिए। अब जो शेष बचे उसे एक खंड में लिखते हैं, 3x प्लस 1, ये हमारा आंसर है। एक बार चेक करता हूँ सही है कि नहीं। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं 10वां प्रश्न बताता हूँ। 10वां प्रश्न है 14y का वर्ग प्लस 19y माइनस 3। अब हम फिर वही करेंगे, हल लिखेंगे, बहुपद 14y का वर्ग प्लस 19y माइनस 3 का समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx, उसके बाद प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a बराबर लेंगे 14, b बराबर लेंगे 19, c बराबर लेंगे -3। अब हम AC का गुणनफल निकालेंगे। AC का गुणनफल कितना है, 14 गुणा में -3, तो 14 तिया 42, एक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, ठीक है। अब इसी 42 को हम यहाँ पे बड़ी संख्या के लिए लेंगे, 42 गुणा में एक छोटी संख्या। अब ट्रिक में देखते हैं, चूंकि AC का गुणनफल कितना आया है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक वाली को देखते हैं, ये ऋणात्मक वाली देखेंगे दूसरे को, और हमारा मध्य पद 19 है, प्लस में है, यानी प्लस वाली कंडीशन को देखेंगे, ऋणात्मक, उसके बाद प्लस मध्य पद क्या है, धनात्मक है, तो बड़ी संख्या धनात्मक लेंगे, यानी 42 को धनात्मक और 1 को ऋणात्मक, तो ये 42 धनात्मक हुआ, 1 छोटी यानी ऋणात्मक हुआ, आपस में गुणा होगा तो -42 ही बनाएंगे। अब हमें 42 तो 2 से चला जाएगा, देखते हैं, -2 लेंगे नहीं था छोटी के लिए, कितने में, 21 में, 21 धन,
और क्या 21 में 2 घट गया तो 19 बचेगा। ठीक है, हमारा तुरंत आ गया है -42। दूसरे स्टेप में आ गया, देखो +21 है, गुणा को हटा दिया, यहाँ पे -2 लेंगे, -2 बराबर, एक संख्या बड़ी है, एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, तो संख्या घटती है। 21 में 2 गया तो 19 बचा, और चूंकि 21 धनात्मक है तो ये धनात्मक लेंगे। अब यहाँ हम x क्या है फुट कर देंगे, +21 -2, अरे x +19x। ठीक है, अब हम स्पष्टीकरण देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो एक बार देख लें। यहाँ पे 21x है ना। अब स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टतः AC बराबर -42 का गुणनखंड कौन सा है, ये 19 निकालें, उसके जस्ट ऊपर वाले को देखना, इसे +21 गुणा में -2 का योग, इसका योग ये है, +21 -2 बराबर धनात्मक 19 है, जो मध्य पद B के बराबर है। अब हम आगे हल करेंगे। हमारा पहला पद उतारेंगे 14x, अतः लिखकर 14y वर्ग है, 14y का वर्ग +19y के स्थान पे, अरे हमने यहाँ पे y लेना है, y है ना, ये 19x नहीं है, y है। अब हम +19y यहाँ पे दिया है, +19y के स्थान पे अब लिखेंगे +21y -2y। ठीक है, मैं लिखता हूँ इसे, +21y -2y, और उसके बाद ख़त्म, यहाँ दिया है -3। अब हम ग्रुप बना लेंगे, 4 हो गया, 14y का वर्ग +21y एक ग्रुप में, उसके बाद माइनस लगाएंगे तो डायरेक्ट सोचना है ना, चिन्हों में परिवर्तन होगा, 2y माइनस है तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। केवल चिन्ह ऋण चिन्ह में ऋणात्मक चिन्ह होता है तब ध्यान देना है, धन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखो 14 के पहाड़े में 21 तो नहीं आता, लेकिन 7 दूनी 14 और 7 21 आते हैं। यहाँ पे 2 और 3 का कॉम्बिनेशन भी है ना, तो हम यहाँ निकालेंगे 7, और y के पहाड़े में y का वर्ग आता है तो y भी निकालेंगे। अब हम 14y का वर्ग 7y, ये देखो 7y, ठीक है, 7y इसलिए निकालें क्योंकि यहाँ पे क्या है, 7 के पहाड़े में 14 भी आता है और 7 के पहाड़े में 21 भी, क्योंकि 14 छोटी संख्या लेकिन इसके पहाड़े में 21 नहीं आता है। ठीक है, प्लस लेंगे, +21y लिखेंगे, उसके बाद 7y माइनस, यहाँ पे देखो छोटी संख्या 2 है, बड़ी 3 है, लेकिन 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता। हाँ, जैसे हम यहाँ पे निकाले थे ना, 1 के पहाड़े में 2 भी आता है और 3 भी, तो हम 1 निकाल लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, तो हम 2y लिखेंगे, 1 प्लस 3 1। अब इसे हम इधर हल करते हैं। सात वाई को लिखे हमने, 7y ब्रैकेट खोले, 7 दूनी 14, 2 और 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, 1 घात घट गए तो y बस बचेगा, प्लस का प्लस उसके बाद 7 दिया 21, 3 बार में गया, y और y आपस में कट गए, 1 बनाते हैं, लेकिन 1 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 ही आता है, तो छोड़ो उसको। ठीक है, अब -1 लिए हमने, ये -1। अब इसे आगे हल करते हैं, 1 के साथ भाग जा रहा है तो वही आएंगे, तो 2y माइनस ये प्लस है, प्लस प्लस 3। अब देखो 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 है, तो हमारा 2y प्लस 3 एक उभयनिष्ठ निकला, और 7y माइनस 1 दूसरे खंड। एक बार चेक करता हूँ सही है कि नहीं। कौन सा प्रश्न था? 10वां। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, यही हमारा आंसर है। तो हम 10 क्वेश्चन हल कर लिए, अब 2 और बचे ना, उसे भी जल्दी जल्दी करते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा ना, इसे थोड़ा समझा भी दूंगा। इसमें करनी है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। प्लस 6 करनी 3, हम वही फटाफट करते हैं। हल बहुपद करनी 3y का वर्ग प्लस 9y प्लस 6 3 का समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना। ये हो गया, दिख गया। अब a बराबर कहाँ क्या निकलेगा, यहाँ पे a बराबर निकलेगा करनी 3, ठीक है। b बराबर निकलेगा 9, धनात्मक 9 है ना, और c बराबर निकलेगा, ये पूरा निकल जाएगा 6 करनी 3। अब हम जो है a गुणा में c का गुणनफल निकालते हैं, करनी 3 गुणा में 6 करनी 3। अब इसका हल करना जानते हैं कि नहीं, आप सीख कर आना, प्लेलिस्ट में चले जाना और वहाँ पे मैथ हल करना सीखो वाले 3 वीडियो है, उसमें अच्छे से देख लेना। करने से संबंधित सारी चीज़ों को अच्छे से, यानी सभी प्रकार के कंडीशन को कैसे हल करना है उसे मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो, जब करने के अंदर समान संख्या होती है तो वह वही संख्या लाती है। यहाँ पे ये काम आएगा, इसलिए बता देता हूँ। देखो, करनी 3 का गुणा अगर करनी 3 से किया जाए, चाहे 3 रहे या 4 रहे, आपस में वही संख्या लाएगी 3, ठीक है। अगर 3 है तो हम इसे करनी 3 गुणा में करनी 3 लिख सकते हैं। सेम अगर यहाँ पे 2 होता, 6 होता, 5 होता, 10 होता, कोई भी संख्या होता, अगर समान संख्या की करनी है और आपस में गुणा कर रहा है तो वही संख्या लाती है सिंगल में, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, ये 6 की गुणा अगर इसके सामने कोई और संख्या होती तो उसके साथ गुणा होता, करनी का करने के साथ गुणा, और यहाँ पे कोई संख्या होता तो 6 का यहाँ पे जो यहाँ पे 1 है समझो, यहाँ पे इसके साथ गुणा होगा। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये अभी काम आएगा। 3 बराबर करनी 3 गुणा में करनी 3, इसी अभी हल करें उसमें काम आएंगे। तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ, करनी 3 का गुणा करेंगे करनी 3 के साथ तो 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 रहता है ना, तो 6 एकम 6, चूँकि यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे यहाँ जो भी संख्या है वहाँ पे गुणा होता है आपस में, तो यहाँ पे गुणा लगाते हैं। तो अब ये क्या हो जाएंगे, 6 तिया 18। अब इसे 18 को हम देखो करनी हट गए अभी ना, हम 18 को यहाँ पे लिए गुणा में 1 कर दिए। अब हम देखेंगे कौन सी बड़ी है, किसमें धनात्मक संख्या लगेगा किसमें ऋणात्मक। हमारा AC आया है धनात्मक 18 है ना, तो हम धनात्मक वाली देखेंगे, AC धनात्मक। अब मध्य पद B ऋणात्मक नहीं है धनात्मक है, तो वो भी धन देखेंगे। हमारा AC का गुणनफल धनात्मक आया है और मध्य पद भी धनात्मक है, तो हम बड़ी संख्या धनात्मक लेंगे और छोटी को भी धनात्मक लेंगे, यानी दोनों संख्या धनात्मक होंगी। तो हम धनात्मक है फिर भी धन चिन्ह लेंगे ताकि हमें फुट करते समय कोई परेशानी न हो। अब आगे हल करते हैं जिससे 9 आ जाए जोड़ने पर 2 से तो चला जाएगा, प्लस 2 लिखें, 2 नियम, 9 2 11 हो जाएगा ना, 9 नहीं आएगा, ये 18, और आगे ये 3 से भी चला जाता है, प्लस 3 3 छक्के ये धनात्मक रहेगा, 3 छक्के 18 और 6 और 3 बराबर 18, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है ना, हमारा मध्य पद भी 9 है। ठीक है, ये हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ, गुणन संभावित गुणनखंड है। अब इसे प्लस 6 प्लस 3 बराबर प्लस 9, और चूंकि ये y वाला है तो हम यहाँ y फुट कर देते हैं, प्लस 6y प्लस 3y बराबर प्लस 9y। अब इस प्लस 9y के स्थान पे हम भर देंगे प्लस 6y प्लस 3y। ठीक है, तो स्पष्टतः AC का गुणा है ना, यहाँ पे 18 आया है का गुणनखंड, इसका गुणनखंड ये है प्लस 6 गुणा में प्लस 3 का योग, योग मतलब जोड़ना, प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 बराबर प्लस 9 है, जो मध्य पद B के बराबर है। अब इसे हम आगे हल करते हैं, अतः करके लिखेंगे, अतः, और पहला पद उतारेंगे, करनी 3y का वर्ग और प्लस 9y के स्थान पे प्लस 6y प्लस 3y, अब इसके बाद प्लस 6 करनी 3। अब इसे हम ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, एक ग्रुप प्लस है तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं, कोई टेंशन नहीं।
तो हम थोड़ा गलत कर बैठे, इसे हमें हल नहीं करना है। मैंने कहा था ना करने का आगे हल होगा करके, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत है। मैं आपके सामने ही गलत कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा जो खंड है वो अलग अलग आया है, अलग अलग आया मतलब समझना गलत है। और यहाँ पे एक सीख मिलेंगे आपको। हम इस 3 को कर्णित 3 बनाएंगे, तब हमारा हल जो होगा वो सही होगा। तो मैं इसी पद को आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इन तीनों गलतियों पे ध्यान देना कि क्यों नहीं आया। डबल डबल समान होनी चाहिए था हमारा, लेकिन नहीं हुआ। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ये हम इसे एक बार हल कर लेते हैं। कर्ण 3y का वर्ग प्लस 6y प्लस, मैंने कहा था ना 3 का आपस में करणी 3 गुणा में करणी 3 होगा, तो हम इसे यहाँ यहीं पे लिखेंगे करणी 3 गुणा में करणी 3 बराबर यही होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 का मतलब ही होता है करणी 3 गुणा में करणी 3, ठीक है। हम इसे ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जब तक इसे यूज़ नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। फिर यहाँ पे y दिया है, हमने y लिख लिए प्लस प्लस 6 करणी 3। अब इसे हम हल करेंगे तो समान आएंगे हमारा खंड। यहाँ पे ये दोनों खंड जो है समान नहीं आया, आप देख सकते हैं। इसी कारण हमारा आंसर गलत आएगा, लेकिन यहाँ अब सही आएंगे, देखना। ये क्या है कि यहाँ पे केवल y निकलेगा, ये बिल्कुल सही था। यहाँ पे हमने गलत किया था, हमने y लिए यहाँ पे और 3y का वर्ग फिर y प्लस 6y बटा y, ठीक है। क्योंकि 3 करणी 3 के पहाड़े में 6 नहीं आता और 6 के पहाड़े में करणी 3 नहीं आता, इसलिए नहीं निकलेंगे। लेकिन y के पहाड़े में y का वर्ग आते हैं, इसलिए y निकाल दिए प्लस। अब हम देखेंगे करणी गुणा में करणी 3 गुणा में करणी 3 कर दिए, तो करणी 3 के पहाड़े में करणी 3 तो आता है, तो यहाँ पे सिंपल से हम करणी 3 ही निकालेंगे। और y तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे y है तो हम नहीं लिखेंगे। अब देखो ना कितना आसान हो जाएगा। y इस पूरे का बटा करणी 3, ये प्लस है तो हम लिखेंगे यहाँ प्लस, फिर 6 करणी 3 बटा में इसी करणी 3 से भाग दे देंगे। अब देखना कितना आसान हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने गलती किया, क्योंकि मैंने तैयारी करके नहीं आया था, एक बार देख लेना चाहिए था मुझे। जब पहली बार हल किया था फिर गलती हुआ था, मैंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि आ जाएगा करके, फिर भी आपके सामने गलती करके हल कर दिया। मैंने सोचा यहाँ पे कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे होगा। एक सीख भी है ना इस गलती से कि समान आनी चाहिए गुणनखंड यहाँ पे। अब देखना y को हमने लिए y, अब करणी यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो करणी को उतार दिए। 2 में 1 घात चला गया तो 1 घात बचा, प्लस का प्लस, y और y आपस में कट गए तो बच गया 6 प्लस प्लस करणी 3। अब यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे एक करणी 3 1 और यहाँ पे करणी 3 1 आपस में कट गए, समझो। तो इतना भाग बचा करणी 3 y, तो हम इसे लिखेंगे करणी 3 y। देखो इसका पहला पद भी करणी 3 y है, यहाँ पर भी करणी 3 y आया, प्लस प्लस यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी 6 आएगा, देखना करणी 3 खत्म, बच गया 6। देखो अब हम सही जा रहे हैं ना, करणी 3y प्लस 6 करणी 3y प्लस 6, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसे हम हल कर सकते हैं। हम इसका गुण उभयनिष्ठ और निकालते हैं। यहाँ पे करणी
वाई प्लस 6 और वाई प्लस करणी 3। ठीक है, यही हमारा आंसर है, वाई प्लस करणी 3। ठीक है, तो इस गलती से आपके लिए भी सीखा और मेरे लिए भी ना, कि मैं ये देख रहा था कि हो जाएगा करके, लेकिन नहीं हुआ जब तक इस 3 को हम करणी गुणा में करणी 3 नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारा 11वां प्रश्न था। अब मैं लास्ट 12वां प्रश्न बता रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। 12वां प्रश्न, और देखा 144 x का 2 घात प्लस 24 और प्लस 24 x प्लस 1 हल। बहुपद में सीधा लिखेंगे, बहुपद 144 x का स्क्वायर प्लस 24 x प्लस 1 का समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना। a बराबर क्या दिया है, a बराबर 144, b बराबर दिया है 24, c बराबर दिया है 1। तो ac का गुणनफल 144, ठीक है, c बराबर गुणा में 1 बराबर 144 और 144 हम बड़ी संख्या को यहाँ पे लिए 144 गुणा में लेंगे एक छोटी संख्या। अब देखेंगे अपने ट्रिक से कौन सी होंगे। AC क्या धनात्मक है और मध्य पद भी धनात्मक है, तो हम AC धनात्मक है, मध्य पद भी धनात्मक है, तो प्लस प्लस लेंगे दोनों। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, प्लस प्लस। अब 24 लानी है, तो एक क्वेश्चन ऐसे ही कर चुके हैं हम, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। हमने सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन किया है। यहाँ पे -24 था, लेकिन 144 क्या था, AC का गुणनफल, तो हमारा 24 ही लाना है, उसके लिए हमारा 12 गुणा में 12 होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, प्लस 12 गुणा में प्लस 12। ठीक है, 144 दोनों को हम जोड़ेंगे तो 24 आएगा धनात्मक, प्लस 12 बराबर प्लस 24। ठीक है, सेम टू सेम था, इसलिए डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि 144 कई संख्याओं से जाता है। अब इसमें हम 1 से दिया तो 1 से जोड़ते हैं, प्लस 12x प्लस 12x बराबर प्लस 24x। ठीक है, प्लस 24x के स्थान पे हम लिख देंगे 12 प्लस 12। स्पष्टतः AC बराबर 144 का गुणनखंड प्लस 12 गुणा में प्लस 12 का योग यानी जोड़ना ये वाला होगा, प्लस 12 बराबर प्लस 24 है, जो मध्य पद B के बराबर है। ठीक है, अब हम अतः करके लिखेंगे, और पहला पद उतारेंगे 144 x का वर्ग, फिर हम प्लस 24 x के स्थान पे लिखेंगे प्लस 12x प्लस 12x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12x प्लस 12x। अब उसके बाद प्लस
1 दिया है, +1 दिया है। और चार्जिंग की थोड़ी कमी, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मैं इसे। 144x² प्लस 12x प्लस, और ये एक ग्रुप बनाना है इसको, फिर 12x प्लस 1। थोड़ी चार्जिंग की कमी है, आप यहाँ पे देख लेना। और इसमें क्या 12 से चला जाता है ये, तो 12 निकलेगा यहाँ पे, और x से ये चला जाता है तो x निकलेगा। 144x² पूरे का 12x प्लस 12x फिर 12x। चार्जिंग था फिर भी चला गया। यहाँ पे 12 एक के पहाड़ा में 12 आता है, तो 12x और 1 प्लस 1/1। ठीक है, चार्ज ख़त्म हो गया। और उसके बाद आएगा ये हमारा 12x लिखें, यहाँ पे 12x लिखे, ब्रैकेट खोले, 12 बार में जाता है। 12x के यहाँ पे 2 घात है, 1 घात घट गया तो x बचेगा, प्लस का प्लस 12x और 12x आपस में 1 बनाएंगे। ठीक है, मैं +1 लिखता हूँ, और 12x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का सेम टू सेम होगा, आप थोड़ा देख लेना। और ये जो है 12x प्लस 1, 12x प्लस 1 है, सेम टू सेम है, तो हम लिखते हैं 12x प्लस 1, और ये भी 12x प्लस 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आप मिलान कर लेना। और चार्जिंग की कमी थोड़ा पावर बैंक में, पता नहीं कैसे जल्द उतर गया। तो हमारा 12 क्वेश्चन प्रश्नावली 3 का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट में यानी कल की वीडियो में एग्जाम्पल में से हल कराऊंगा बहुपद का, ऐसे ही मध्य पद को तोड़कर, क्योंकि थोड़ा कठिन टॉपिक है ये, और उसमें से भी आ सकते हैं। 4 है क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, उसे कल हल कराता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।